दोस्तों अभी बात करते हैं रेगुलेटर्स के बारे में। हमारे कंट्री में बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा ऐसे अलग अलग तरह के काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज होती है और इन सबको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट बॉडी चाहिए, तो उसे रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड रेगुलेटर और एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले हम मेन रेगुलेटर कौन कौन है वो देखते हैं, फिर हम मूव करेंगे और स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर और एंटिटीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनके अंडर में पूरी बैंक्स आती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को रेगुलेट करती है। फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, ये मेनली एक्टिव रहती है रूरल एरियाज़ में। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, इनके अंडर में सारी इंश्योरेंस कंपनीज आती है। फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, ये NPS को रेगुलेट करती है। अभी हम बात करेंगे IFSC सेंटर के बारे में। IFSC भी एक तरह का रेगुलेटर है जो इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो बाहर के कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो पैसे इंडिया में आएंगे और इंडिया में से बाहर जाएंगे उसको रेगुलेट करने के लिए IFSC सेंटर रहेगा। IFSC सेंटर हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट करने वाला है। पहले सारे रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ता था, अभी सिर्फ IFSC के पास से परमिशन लेनी होगी और IFSC वो सारी इंटरनेशनल फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज को रेगुलेट करेगा। बहुत सारे जॉब क्रिएट होने वाले हैं और बहुत बड़ी डेवलपमेंट रहेगी। अभी के लिए लंदन और सिंगापुर के बीच में कोई भी सेंटर नहीं है, लेकिन दुबई और शंघाई में IFSC के ऊपर काम चल रहा है। उसके साथ साथ इंडिया में गांधीनगर में बनने जा रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज अपने अपनी जगह पे फाइनेंशियल सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए अपडेट ऐसा है कि गुजरात में गिफ्ट सिटी में NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस इंटरनेशनल एक्सचेंजेस बनने जा रहे हैं। तो उसमें वो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ट्रेडिंग के लिए, फिर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटीज़ के लिए, फिर आप उधर इक्विटीज़, इंटरेस्ट रेट एंड करेंसीज के ऊपर ट्रेड कर सकेंगे। जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तब आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। तो ये थी कंप्लीट IFSC सेंटर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अभी हम एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे और बाद में सेबी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यानी कि CRA के बारे में। सिंपल भाषा में समझे तो जैसे हमारा क्रेडिट स्कोर रहता है जिसकी वजह से हमें लोन मिलता है, वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज चेक करती है कंपनीज का क्रेडिट और उन्हें रेटिंग भी देती है। अभी ये लोग कंट्रीज़ को भी रेटिंग देते हैं कि किस कंट्री में जाकर आप बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज चेक करती है। कभी कभी ये एजेंसीज मैनिपुलेट भी करती है। जैसे मूडी को 2008 के क्राइसिस के लिए फ़ाइन लगाया था, आप इधर देख सकते हो, और वैसे ही S&P 500 को भी फ़ाइन भरना पड़ा था। मूडी और S&P 500 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। अभी इन कंपनीज के अंदर काम करने वाले एनालिस्ट है और उनकी तरफ से भी मिस्टेक हो सकती है, या फिर इसमें से कोई भी किसी कंपनी के साथ जुड़ के अनफेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। तो उनके ऊपर आप कितना डिपेंड कर सकते हो वो भी देखना ज़रूरी है। लेकिन तभी भी लोग इनको फॉलो करना पसंद करते हैं क्योंकि डेप्थ और इन्वेस्टमेंट मार्केट इनके साथ किधर ना किधर कनेक्टेड है। लेकिन हम जो चीज़ें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देखती है किसी कंपनी को रेटिंग देने के वक्त वो भी देखने की कोशिश करेंगे। हम डीप एनालिसिस की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो ज़रूरी है वो देखेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब रेटिंग अपग्रेड नहीं तो डाउनग्रेड करती है उनके एनालिसिस के बेसिस पे, तब वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में हलचल देखने मिलती है। अगर अच्छी रेटिंग देती है तो कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही है वो माना जाता है, और रेटिंग डाउनग्रेड करती है तो कंपनी के शेयर्स में हम गिरावट देखते हैं। इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में क्रिसिल, ICRA, केयर एक्सेट्रा शामिल है, और ये कंपनीज मोस्टली बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। अभी मूव करेंगे और बात करेंगे डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में। डिवेंचर्स एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है कि जैसे किसी कंपनी को फंड चाहिए तो फंड रेज करना है, तो वो कंपनीज फिक्स इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे डिवेंचर ट्रस्टी के थ्रू मार्केट में से फंड रेज कर सकते हैं। और वो कंपनीज फंड रेज किसी भी काम के लिए कर सकती है, लेकिन किस काम के लिए चाहिए वो बताना ज़रूरी होता है। डिवेंचर रेज करने वाले कंपनीज में ऑलमोस्ट पूरे बैंक शामिल है। आपको सहारा ग्रुप के स्कैम के बारे में तो पता रहेगा। सहारा ग्रुप ने OFCD थ्रू लोगों से पैसे उठाए थे। OFCD भी एक तरह का डिवेंचर है, और उस डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग अराउंड 2.5 to 3 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म थे। सहारा ग्रुप की SIRECL और SHICL ये दो कंपनीज इन्वॉल्व थी। अगर वो फंड उठा रहे थे तो सहारा ग्रुप को सेबी से पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनसे परमिशन नहीं ली थी। लेकिन सहारा ग्रुप का मानना था कि वो फंड हाइब्रिड प्रोडक्ट में आता है और उसके लिए सेबी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, और सहारा ग्रुप ने 93% पैसे वापस किए हैं, ऐसा उनका मानना था। और उसके प्रूफ के लिए सहारा ग्रुप ने 127 ट्रक्स में 3 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म और 2 करोड़ रिडीम्शन वाउचर सेबी के ऑफिस भेजे थे, और इस केस में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सामने आई थी। आप विकीपीडिया पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर है तो आपको ध्यान में रखना है कंपनीज को फंड उठाने के लिए अराउंड 6 वीक्स का टाइम मिलता है, और कंपनीज को सेबी ने परमिशन दी है कि नहीं है वो चेक करना ज़रूरी होता है। अब इधर सहारा ग्रुप के ऊपर सेबी ने पाबंदी लगाई और इन्वेस्टर को उनके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करने को बोला गया। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जिस डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो डिवेंचर का प्रोसेस कैसा हुआ है वो चेक करना चाहिए। बहुत बार हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में ऐसे बहुत सारी पॉन्जी स्कीम या बड़े कंपनीज के जाशे में आ जाते हैं। डिवेंचर्स में कंपनी अगर इंटरेस्ट नहीं दे सकी तो कंपनी को कंपनी में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। डिवेंचर्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कंपनी फिक्स रिटर्न्स इन्वेस्टर को देती है। थोड़ा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो पॉन्जी एक नाम है
और उन्होंने अमेरिका में स्कीम चलाई थी, मनी मेकिंग स्कीम। क्लाइंट को प्रॉमिस करते थे 50% प्रॉफिट 45 डेज़ के अंदर और 100% प्रॉफिट 19 डेज़ के अंदर, और वो पहले वाले इन्वेस्टर को अभी के इन्वेस्टर के पैसे दे देते थे। तो उसकी वजह से वो स्कीम बहुत पॉपुलर होने लगी थी। लोगों को लगता था कि बहुत जल्दी हम पैसे कमा सकते हैं, और उन्होंने ये 1920s में लोगों को $20 मिलियन का चुना लगाया था। और उस टाइम के हिसाब से $20 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद उनको शायद सज़ा हुई, और फिर वापस बाहर आने के बाद उन्होंने दूसरी जगह जाकर वापस और एक स्कीम चलाई और वापस लोगों को चुना लगाया था। लोग ज़्यादा पैसे आसानी से कमाने के चक्कर में ऐसे सारी स्कीम में पैसे लगाते हैं। ऐसी चीज़ें इंडिया में भी हुई है। आप कमेंट बॉक्स में ऐसे स्कीम के बारे में बता सकते हैं, इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। अभी समझते हैं डिपॉजिटर्स के बारे में। आप जो कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं वो रिपोर्ट सेफ तरीके से रखना और उनको मैनेज करने का काम डिपॉजिटर्स करते हैं। डिपॉजिटरी अकाउंट मतलब आपका डिमैट अकाउंट है, और ऐसे 2 ही कंपनीज हैं इंडिया में जो ये सब मैनेज करते हैं, CDSL और NSDL। आप डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं NSDL और CDSL के साथ, इसके लिए आपको एजेंट की ज़रूरत होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और वो मोस्ट ऑफ बैंक्स और ब्रोकर्स हैं। अभी बात करते हैं मर्चेंट बैंकर्स के बारे में। मर्चेंट बैंकर्स का काम कंपनीज को IPO में हेल्प करना होता है। वो लोग IPO की पूरी प्रोसेस करते हैं, इवन प्राइमरी मार्केट में पैसे रेज करने के लिए भी हेल्प करते हैं। इसमें कार्वी, ICICI सिक्योरिटीज जैसी कंपनी शामिल है। अभी बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में। अभी अगर आपको कोई शेयर खरीदना है और बेचना है तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज और आपके बीच का इंटरमीडियरी स्टॉक ब्रोकर होता है। अब स्टॉक, जीरोधा, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज ऐसे ब्रोकर शामिल है। हमने इसके बारे में स्टॉक ब्रोकर का ऑलरेडी एक लेसन बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग सेबी क्या है और कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है, और स्टॉक एक्सचेंज सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके ऊपर सेबी ध्यान रखती है। फिर स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर सही से बिजनेस कर रहे हैं या नहीं, और कोई अनफेयर एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, उसके ऊपर भी सेबी ध्यान रखती है। हम लोग जो इन्वेस्टर है वो कोई गलत तरीके से कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी सेबी ध्यान रखती है। फिर जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जो कंपनीज खुद को प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कुछ गलत बिजनेसेस नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी सेबी ध्यान रखती है। जैसे सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम हुआ था। जो बड़े इन्वेस्टर है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर रहे और गलत तरीके से पैसे ना कमाएं, ऐसी जगह भी सेबी ध्यान रखती है। मार्केट में अच्छा बिजनेस हो, ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है या नहीं, उसके ऊपर भी सेबी ध्यान रखते हैं। जो भी एंटिटीज़ है इंडिया में, वो सभी किधर ना किधर सेबी के साथ कनेक्टेड है। जो रेगुलेशन सेबी ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर भी सेबी ध्यान रखती है। तो ओवरऑल पूरा रेगुलेशन स्टॉक मार्केट का सेबी कंट्रोल करती है, और सेबी ध्यान रखती है कि बिजनेस भी बढ़े और सब लोग अच्छी तरह गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना होते हुए काम भी करें। अभी हम लोगों ने ओवरऑल रेगुलेटर्स के बारे में बात की, फिर कुछ एंटिटीज़ के बारे में बात की और उनका काम समझने की कोशिश की। शेयर मार्केट में ये लोग किधर ना किधर सेबी के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए शेयर मार्केट अच्छा रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म माना जाता है। और इसी वजह से आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कोई लेके जा नहीं सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छे से समझ के करना ज़रूरी है, तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं।